स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500, 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा। और कुछ नोटिस किया यहाँ पे? आते आते कुछ नोटिस किया? बाहर 2 चेयरें लगी हुई हैं। हाँ, मैं देखा है ना? 2 चेयर है। बस 2 चेयर है, मतलब कि हाँ। मैंने कहा अब जो लेट होगा उसको बाहर जो है वो बिठाया जाएगा। तो देखो, अपन ने ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, राइट। हमने एक बार जनरल तरीके से पढ़ा और एक बार हमने इंग्लिश की बुक से जो है वो पढ़ा, तो आपको एक ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है। और अब हिंदी की बुक में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलेंगी जिसको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 2 पार्ट्स में जो है ये अपन कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सो सिंधु घाटी सभ्यता, ये चैप्टर 2 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। चलो अपन स्टार्ट जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिर्फ आपको सुनना है बहुत ध्यान से। सिंधु सभ्यता का अभिभार्व ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के सतत विकास के पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। तो नॉर्थ वेस्ट पर हम लोग को ये देखने को मिला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई थी, और बैकग्राउंड जो था वो कॉपर एज का जो है बैकग्राउंड हम लोग को देखने को मिला था, जिसको हम लोग चालकोलिथिक पीरियड जो है वो कहते हैं। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, राइट। पॉइंट नंबर 1, चूंकि इस सभ्यता के आरंभिक अवशेष सिंधु नदी की घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए जॉन मार्शल द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो आपको नाम याद रखना है, जॉन मार्शल का प्रीलिम्स में आता है कि जॉन मार्शल ने जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया, क्योंकि सबसे पहले एविडेंसेस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहीं पर ही से ही मिले, इंडस नदी के पास से, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको कहते हैं।
इस युग के लोगों के जीवन में कांस्य, कांस्य मतलब कांस्य, कॉपर, राइट, धातु के महत्व को देखते हुए इस सभ्यता को जो है वो कांस्य युग, ब्रॉन्ज, कांस्य युग सभ्यता यानी कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन का नाम दिया हुआ है। मैंने आपको जो है वो इंडेक्स दिखाया था, तो उसमें इंडस वाली सिविलाइजेशन के आगे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन लिखा हुआ था। क्यों? इन लोगों को एक टेक्निक आ गई थी। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? क्योंकि बैकग्राउंड तो जो है ये कॉपर पीरियड का है, ताम्र पाषाण है, बट ये कांस्य आ गया यानी कि ब्रॉन्ज आ गया, तो इनको एक टेक्नोलॉजी मिल गई। क्या टेक्नोलॉजी थी वो? हाँ, टिन और कॉपर, टिन और कॉपर को मिक्स करके इन्होंने ब्रॉन्ज जो है वो बना दिया, तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी जो है वो उसको कहते हैं। इस सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम हड़प्पा से प्राप्त हुए, आप जानते हैं, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहा जाता है। और अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से तथा अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है, कि सबसे पहले वहीं से ही हम लोग को एविडेंसेस जो है वो प्राप्त हुए थे। किसने बोला था इसका नाम, किसने दिया था इसका नाम? जॉन मार्शल ने, वेरी गुड। इस सभ्यता के उद्भव के साथ भारत में पहली बार नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भारतीय इतिहास में से प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको जो है वो कहा जाता है। और फर्स्ट रूरल सिविलाइजेशन कौन सी है? पहली रूरल सिविलाइजेशन वैदिक, वैदिक है ना। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के काल के संबंध में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अलग अलग लोगों ने इसके टाइम पीरियड को अलग अलग बताया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग को मार्टिमर हीलर का देखने को मिलता है, तो इसने बोला कि 2500 बीसीई से लेकर 1500 बीसीई का पीरियड। जॉन मार्शल बोलते हैं 3250 बीसीई से लेकर 2750 बीसीई का पीरियड। सी एल काबरी जो है वो बोलता है 2800 बीसीई से 2500 बीसीई का पीरियड। नहीं, अब नहीं, उन्होंने नाम दिया है, बट द पॉइंट इज दैट कि आपको जो है वो किसी का भी मतलब एक जनरल आइडिया जो है वो लेना है कि आज से जो है वो करीब 4-4,500 साल पहले हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो, रेडियो कार्बन C14 जो हम लोग को टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ये चीज आपकी इंग्लिश में नहीं थी। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति से प्राप्त तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य के काल को हड़प्पा संस्कृति की सर्वमान्य तिथि माना गया है। अब आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो 2500 से 1750 आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ये साइंस के ऊपर आधारित हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। तो इसको आप फैक्चुअल बना सकते हो, इसको आप स्टार मार्कर जो है वो बना सकते हो। स्टार्टिंग का देखो 3 फेजेस हम लोग को हड़प्पा के देखने को मिले थे, एक अर्ली फेज, दूसरा मैच्योर, तीसरा लेट पीरियड, वेरी गुड। तो आरंभिक हड़प्पा चरण जो है वो 3200 से लेकर 2600 का था, और परिपक्व यानी कि मैच्योर, ये सही है, 2300 से लेकर 2000 का था, और उत्तर हड़प्पाई चरण जो है वो 2000 से लेकर 1750 का था। अब आगे की जो है चर्चा करते हैं। अब इनका भौगोलिक विस्तार जो हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके थे, कितना बड़ा जो है ये सिविलाइजेशन हम लोग को देखने को मिला था। तो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। तो आप जानते हो कि बहुत बड़े एरिया पर जो ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था। सभ्यता के विस्तार के आधार पर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को इस विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया, यानी कि दो नहीं, बेसिकली 3 प्लेसेस थी इनको सबसे ज्यादा माना जाता था। एक थी हड़प्पा, एक मोहनजोदारो और तीसरी थी लोथल। तो ये 3 मेन सेंटर्स थे, ये चीज ध्यान में रखना है। हाँ, गुजरात। आगे की जो चर्चा करते हैं। त्रिभुजाकार आकृति वाले इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर विस्तृत थी। याद रखने की जरूरत है, एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि लगभग 13 लाख किलोमीटर का इसका एक एरिया जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी कि कितना बड़ा ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा जो है ये फैला हुआ है। नहीं, सही में था ना, इतना बड़ा एरिया। अब आप खुद देखो ना, ऐसे कैसे बोल देंगे। अब देखो इसकी, अब ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि इसकी उत्तरी सीमा जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में जो है वो क्या क्या चीजें हैं। तो मांडा चिनाब नदी के तट पर अवस्थित ये हम लोग को देखने को मिलता है। दक्षिणी सीमा साउथ वाली दायमाबाद गोदावरी नदी के सहायक प्रवर नदी के तट पर अवस्थित, यानी कि मतलब आपको रिवर्स भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सब जहां पर भी सेटलमेंट हो रहा है वो नदी के नजदीक पर सेटलमेंट हो रहा है, क्योंकि नदी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, और हमारे लिए भी। पश्चिमी सीमा के बारे में बात हम लोग करें तो सुदका गैंडोर बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट पर,
और फिर उत्तर पूर्वी सीमा हम लोग को आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर अवस्थित हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये आपको रिवर का नाम, नदी का नाम और लोकेशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स में डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बात करें, अरे वो इंग्लिश वाली बुक में क्यों मार्क कर रहे हो? आई नहीं थी इंग्लिश वाले में, आया था फिर उसमें कुछ चीजें नहीं है, इसमें कुछ चीजें नहीं है, आप अभी इस पे फोकस कर लो, क्योंकि जो आप बताओगे वो तो फोकस हो ही जाएगा। हाँ, आपका रीडिंग हो जाएगा तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। नहीं होगा, चलो टॉपिक तो एक ही है ना, दोनों हाथ से लिखते हो गया। आगे की बात करें, मुख्य स्थल राजस्थान स्थित घग्गर हाकरा और सरस्वती नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण था। तो आपको ऑलरेडी एक चीज के बारे में जो है वो जानकारी है, घाघर हाकरा के बारे में हमने जो डिस्कस किया था कि वो भी जो है वो बेल्ट भी जो है वो इंडस वैली से रिलेटेड है, राइट। तो दो बेल्ट आपको ध्यान में रखनी थी, एक इंडस रिवर की बेल्ट और दूसरी घाघर हाकरा, राइट। नेक्स्ट के बारे में जो है वो चर्चा करें, उन्हें 3 वर्ग में, अब देखो देखो क्या हुआ जब इन लोगों ने खुदाई करी, जिन बस्तियों की खुदाई की गई उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन से थे? पहला केंद्रीय नगर, सेंट्रल टाउन, इंपॉर्टेंट टाउन्स, दूसरा तटीय नगर, कोस्टल टाउन्स, और तीसरा यानी कि दूसरे कोई और बस्ती या नगर हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, ये इनमें से हड़प्पा, मोहनजोदारो और धौलावीरा, सॉरी लोथल नहीं, धौलावीरा, ये 3 मुख्य केंद्रीय नगर थे। मुझे एक चीज ये बताओ, ये 3 इनको मेन सेक्टर्स क्यों कहा जा रहा है? रूलिंग क्लास तो हर जगह थी, और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर किसको बोलते हैं हम लोग? क्यों बोलते हैं? नहीं, वो भी नहीं है। और कुछ? व्यापारी, इंपॉर्टेंट सेंटर, यहां पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। यहां पर किसी भी एरिया को आप एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट सेंटर क्यों बोले? क्योंकि वो रिच एरिया है, राइट। जैसे भोपाल, इंदौर की अगर हम बात करें, स्पेशली इंदौर कमर्शियली काफी पावरफुल है ना। तो ऐसी जो यहां पर कमर्शियली पावरफुल ये 3 एरियाज थे, इनको आपको ध्यान में रखना है, मोहिंजोदारो, हड़प्पा और धौलावीरा, राइट। अब इसके आगे की जो चर्चा करें, इस सभ्यता के और भी काफी सारे स्थल थे जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बलूचिस्तान, साउथ बलूचिस्तान में, दक्षिण बलूचिस्तान में सुक्ता गैंडोर, सोदका कोह, बालाकोट, डाबरकोट और मुंडी गाक। फिर सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंस जो हम लोग को देखने को मिलती पाकिस्तान वाली, मोहिंजोदारो, चुन्हनदारो, काटजीदी, आमरी, जुबेर, जोदड़ो, अली मुराद, रहमान डेरी और फिर राणा गुंडई। फिर पंजाब पाकिस्तान के अंदर हम लोग को हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, सराय खोला और जलीलपुर। फिर पंजाब भारत के अंदर रोपड़, कोटला, निहंग खान, संघोल और बाड़ा। हरियाणा के अंदर बनवाली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, बनावली। फिर राखीगढ़ी, ये भी आ चुका है। मीताथल, राजस्थान के अंदर कालीबंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बैंगल्स के लिए जाना जाता है। गुजरात के अंदर लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकोट डिडा, देसलपुर, धौलावीरा, भगत राव और मालवण। फिर महाराष्ट्र के अंदर दायमाबाद, और इसी को जो है वो सदर्न मोस्ट वो जो है वो का माना जाता है। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा, जिसको नॉर्थ का जो है वो सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है वो बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर, जो कि ये वाला ईस्टर्न पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है। बड़ा गांव, हुलास और अम्बखेड़ी। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है ये चार्ट आप लोगों को, इससे रिलेटेड एक चार्ट अलग से अपने नोट्स में जो है बना देना। इंग्लिश नहीं, ये वाला नहीं है, बट इंग्लिश में डिटेल में जो है अलग से जो है वो लिखा होगा। बट इंग्लिश में जो लोकेशंस नहीं लिखी वो इसके थ्रू जो है वो उस पर लिख लेना, क्योंकि देखो हमने क्या 3 पार्ट्स में किया हुआ इसको पूरा कवर। पहला हमने ब्रीफ देखा, उसमें भी बहुत सारे डेटा हमने लिए, दूसरा इंग्लिश का देख लिया, और अब तीसरा ये वाला। तो इसमें मतलब बात करो पूरा इंडस वैली आपका कवर हो गया। जब मैं ब्रीफली जब पढ़ा रहा था ना, मुझे एक स्टूडेंट ने जो है मुझे बोला कि अब जैसे इंडस वैली पढ़ा के खत्म हो गया यू अपना, उन्होंने बोला कि सर ये क्या करवा दिया आपने, ये मतलब नया नया बच्चा ज्वाइन हुआ था पर वो भाग गया। मतलब वो उसने जस्ट ज्वाइन जो है वो किया था एक प्री इंस्टॉलमेंट में डेमो के तौर पर देखने के लिए, और वो भाग गया। वो सोच रहा था कि उसको लगा कि अपन डिटेल में करवाएंगे नहीं, जैसे होता है ना जनरली कोचिंग के अंदर कि एक बार करवाया फिर बाद में भूल गए। अरे काफी सारी कोचिंग ऐसी है यार, वो कंप्लीट करवाती नहीं। मतलब इवन एक स्टूडेंट है मेरी,
बड़ी कोचिंग, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे ये बताया कि सर हमें पॉलिटी कंप्लीट करवाई नहीं, आधे में ही जो ब्रीफली छोड़ दिया, और अपन ने हर एक सब्जेक्ट कितने डिटेल में, देखो टाइम लगता है यार, अपन टाइम थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि पूरा सिलेबस ओवरऑल कवर्ड हो जाए, जिससे कि आपके पास पूरा डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया, एक बार इकट्ठा हो गया देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज। अब मेरा क्या, मेरा तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो सटाक से रिवाइज करवा के आगे बढ़ सकता हूँ, बट वैसे काम कर रहे नहीं है, राइट? प्रॉपर तरीके से चलो, और उस तभी तो क्लेम करते हैं अपन 80% है, और आता ही है। अब देखो, वैसे पूरा स्थल जिनका संबंध प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों चरणों से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। देखो कुछ ऐसे स्थान है जो अर्ली एज के भी और मैच्योर एज के भी हम लोग को देखने को मिलता है। देखो ये स्थान है, इन्होंने अलग से जो है वो यहाँ पर दे दिए, तो मुंडीकाक, आमरी, मेहरगढ़, रहमान की डेरी, तो यानी कि ये मतलब जो अभी हमने पढ़ा, तो ये ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जो मैच्योर स्टेज तक भी हम लोग को जो है वो नजर आ रहे हैं, कालीबंगा, ये सब, ठीक है? तो ये चीज बस थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखना। और ऐसे स्थल जिनका संबंध परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा दोनों चरणों से हम लोग को देखने को, यानी कि लेटर पीरियड और मैच्योर पीरियड, यानी कि एंड पर हम लोग को देखने को जो है वो मिल रहा है, राइट? तो ये सब ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब अनुसंधान एवं खोज, रिसर्च। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा में किसी प्राचीन सभ्यता के विद्वान होने का सबसे पहला उल्लेख दिया। अब हमने इसको और डिटेल में, जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि काफी सारे लोग थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कब हुई? 1858। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई। उससे पहले उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, उसको मतलब ही नहीं था किसी चीज से, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ बोलो। हाँ मिलीनियम में अभी भी 100 इज सेंचुरी, अभी भी चल रहा है, हाँ। वो इंडस वैली के समय भी 1000 मिलीनियम, इंडस वैली के समय पर अभी भी कहा, अभी थर्ड, हाँ अभी भी तो ये एडी वाला है ना, वो 3000 वाला बीसी वाला था, थर्ड मिलीनियम, बीसी वाला था, हाँ और ये एडी वाला, क्योंकि 2000 से आगे बढ़ गए ना हम लोग, 1000 सॉरी 100 तो सेंचुरी हो गया, 100 सेंचुरी हो गया, 1000 मिलीनियम, राइट? अब देखो ना, ये 3000 वैसे समझो, नहीं समझ में आ रहा, तो 3000 बीसी के पीरियड पे थी इंडस वाली सिविलाइजेशन, तो थर्ड मिलीनियम बीसी, और अभी जो चल रहा है 2000 के बाद वाला पीरियड चल रहा है 2024, है ना? तो अब ये क्या हो गया? थर्ड मिलीनियम, राइट? तो वाली चीज। अब देखो ध्यान से, तो 1826 में एक व्यक्ति जो था चार्ल्स मैसन, इस व्यक्ति ने जो है वो क्या बोला? इस व्यक्ति ने बोला कि भाई मैंने देख लिया कुछ जगह जाकर, और इसको निकालेंगे। आपको ये भी याद आ होगा, इंग्लिश में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने काफी सारी स्टोरी ऐसी भी जो है वो देखी थी, और उसमें मैंने आपको बताया था जब मेंस का आंसर लिखोगे तो आपको क्या चीज मेंशन करनी है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपकी जो एशियन है, हाँ। कल्चर है, उससे हाँ। उसको बस अपने प्रॉपर्टी से फर्क पड़ता था। हाँ। पर जब क्राउन रूल आया तो उसको फर्क पड़ता था कि आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपकी हिस्ट्री कैसी है। बट क्राउन रूल क्यों स्ट्रेस दे रहा था हिस्ट्री जानने के लिए? तो उनको पता होना चाहिए लोगों को उनकी हिस्ट्री कैसी है। लोगों को नहीं, उनको खुद को। When you know the people and their background, then you can rule them easily. भाई ये चीज होती है ना, आप जब कलेक्टर बनोगे तो आप किसी जिले के अंदर जाओगे, सबसे पहले आपका काम होगा जिले को समझना। जब तक आप जिले को अच्छे से समझोगे नहीं, उसके बैकग्राउंड को अच्छे से नहीं समझोगे, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझोगे, उसके लोगों को अच्छे से नहीं समझोगे, तो वहां पे रूल कैसे कर पाओगे? तो ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑब्जेक्टिव रूल करना था, ही उनका ऑब्जेक्टिव ट्रेड था, राइट? पैसा कमाना था, राइट? तो ये चीज। इसके अलावा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये अलेक्जेंडर कनिंगम ही था ना जिसने बोल दिया था कि बुद्धिस्ट पीरियड से थे, ये है ना, यही था ना? अब देखो, व्हीलर आया था, व्हीलर ने सही बोला था कि नहीं, हाँ बाद में आकर व्हीलर ने वो शायद सही बोला था, है ना? व्हीलर कर्जन के अंदर था क्या? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। जाओ और जाकर जो है वो चेक करो, तो उस बंदे ने जो है बताया कि हाँ भाई ठीक है, ये सब चीजें। आगे की बात करते हैं हम लोग। तो अलेक्जेंडर कनिंगम 1853, 1856 और 1872 में हड़प्पा की यात्रा पर 3 बार गया, और इस समय ये हम लोग को देखने को मिलता है कि कनिंगम ने उत्स्थल, यानी कि वो वाला जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसमें सीमित उत्खनन किया था, तथा वहां से प्राप्त अवशेषों एवं उत्खनन खनिज स्थलों
के मानचित्र का प्रकाशन भी किया। तो उसने बहुत लिमिटेड रिसर्च जो है वो करी और आकर जो है उसने प्रेजेंट किया, और इसने अल्टीमेटली हमने इंग्लिश वाली टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि इसने जो है वो ये चीज बोल दी थी कि ये बुद्धिस्ट टाइम पीरियड के हैं। फिर 1921-1922 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, जिन्हें सिंधु सभ्यता नाम का प्रथम प्रयोग किया था, के अनुरोध पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू हुई। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रीलिम्स में जो है वो पूछा जाता है और स्टेट पीएससी में तो बहुत बार पूछते हैं लोग। और सर कुछ लोग बोलते हैं कि दयाराम साहनी इंडियन थे ना, हाँ। इसलिए उन्होंने मतलब इंडियन लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, हाँ। तो इसलिए उन्होंने हड़प्पा का जो साइट का नाम है वो हड़प्पे रहने दिया। अगर किसी अंग्रेज ने करी होता तो अपने नाम दे दिया होता अभी तक। आपने नहीं, बट ऐसा तो देखने को कहाँ मिला, एग्जांपल कहाँ है कि किसी अंग्रेज के नाम पर चला गया? मतलब उनकी पॉलिसी यही रही है ना कि मेरा नाम भी होना चाहिए। हाँ, उन लोग की पॉलिसी रही, बट अभी भी अंग्रेजों ने भी खोज करी, बट उन्होंने नाम वगैरह चेंज थोड़ा किया। आगे की बात करें, सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड्स, है ना। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ये चीज एग्जामिनेशन में आती है, लिख लेना। तो इन्होंने मोहनजोदाड़ो गए और वहां की खुदाई करवाई। आजादी के पूर्व तक हड़प्पा से संबंधित मात्र 40 बस्तियां का ही पता चला, लेकिन अब इस संस्कृति से संबंधित कुल 1400 स्थलों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। पहले भी वाला फैक्ट आपके इंग्लिश में भी था, ये आपने डिस्कस किया था। आगे की जो है चर्चा करें, उत्पत्ति से संबंधित मत। अब देखो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उस पर लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग कहां के थे, कैसे थे। कोई मुझे बता सकता है कि ये लोग कहां के थे? इंडस वैली वाले किस चीज पर पुष्टि होगी कि हाँ ये वो लोग थे? आर्यंस थे क्या? सेंट्रल एशिया के थे? तो आर्यन ही थे। अल्पाइन एरियाज के थे क्या? साइबेरियन के थे क्या? कहां के थे ये लोग? सेंट्रल एशिया से ही आए थे। इस बात का प्रमाण हम लोग को मिल गया था मेसोपोटामिया की काफी सारी टेक्स्ट के अंदर, जो मैंने आपको बताया भी था। याद करो, ये चीज याद रखनी। अभी पढ़ा हमने 4-5 दिन पहले और भूल गए। ये सेंट्रल एशिया से आए थे और इसके सबूत हम लोग को मिल जाते हैं मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में, इंस्क्रिप्शन में। और इंस्क्रिप्शन का भी लिखवाया था मैंने आपको, लिखा होगा। नोट्स नहीं बना रहे हो क्या? नोट्स बनाओ भाई, ऐसा काम मत करो बिल्कुल। अब इसमें तो बहुत लिमिटेड चीज लिखी हुई है, बाकी हमने काफी डिटेल में उस चीज को पढ़ा हुआ है। आइए इसमें क्या है वो सुनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों को द्रविड़, ब्राहुई, सुमेरियन, पणी, असुर, वृत्य, बाहिक, दास, नाग, आर्य आदि प्रजातियों से संबंधित बताया जाता है, यानी कि इनको कंफर्म नहीं कि कहां के थे। अब देखो, राखल दास बनर्जी के अनुसार इस सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ों द्वारा हुआ, लेकिन यह सिद्धांत मान्य नहीं है। नेक्स्ट, लक्ष्मण स्वरूप, टी.एन. रामचंद्र, के.एन. शास्त्री, उसालकर, एस.आर. राव, जॉन मार्शल और भी काफी सारे लोगों ने यह कहा कि इनकी उत्पत्ति आर्यों से हुई है, लेकिन यह सिद्धांत भी मान्य नहीं है कंप्लीटली। फिर मार्टिमर हीलर, लियोनार्ड बुली, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, डी कौशंबी एवं क्रैमर आदि के अनुसार इस सभ्यता पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव था। तो ये चीज है, और ये कंफर्म जो है वो मानी जाती है कि हाँ यार, कि मेसोपोटामिया की वो था, क्योंकि उसके इंस्क्रिप्शन से हम लोग को पता लगता है कि वहां के जो शिलालेख कुछ ऐसे पाए गए हैं, कुछ टेक्स्ट बुक पाई गई है, तो उसमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ इनका ट्रेड जो था वो इनके साथ था, और यहाँ से ही वो लोग जो है वहां पर गए हैं। और कुछ एविडेंसेस भी हम लोग को जो है ऐसे मिले थे जो हमने पहले डिस्कस किए हुए थे, याद आ रहा है? अब देखो, मुझे एक चीज ये बताओ, ये मेसोपोटामिया कौन सा एरिया, कहाँ का है आज की डेट में? किस एरिया को बोलोगे मेसोपोटामिया वाला एरिया? इराक, इराक वाला एरिया मेसोपोटामिया का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। अब हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश था। डी कौशंबी के अनुसार मिड मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा सभ्यता का निर्माण एक ही मूल से संबंधित लोगों ने किया था। अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल आदि के अनुसार इस सभ्यता पर देसी प्रभाव था। आधुनिक अनुसंधानों के अंतर्गत इस सभ्यता पर कुछ नए प्रकाश पड़े हैं, जिससे नई बातें सामने आती हैं। अतः ब्रिजेट, अल्चीन, फयेर सर्विस, रोमिला थापर के अनुसार इस सभ्यता के
की उत्पत्ति बलूची ग्रामीण संस्कृति से माना गया है। तो काफी सारे लोगों ने अलग अलग बातें करी, बट वी नो अल्टीमेटली कि ये सेंट्रल एशिया से जो है वो निकलकर आए हैं। रोमिला थापर ने इसे नाल एवं कुल्ली संस्कृति से भी उत्पन्न बताया है, राइट। तो ये थोड़ी सी चीज जो है वो ध्यान में जो है वो रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अल्टीमेटली क्या लिखना है आपको, सेंट्रल एशिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नगर, इनके टाउन्स कैसे थे, क्योंकि टाउन प्लानिंग और टाउन डेवलपमेंट के लिए ही ये जाने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना एवं जल निकासी प्रणाली थी। नगर दो भागों में डिवाइडेड थे, तो इसके बारे में आप जानते हैं। पहला जो है, क्या बोलते हैं उसको, लोअर टाउन और लोअर टाउन नीचे वाला, जहां पर आम लोग रहते हैं, ऐसा कहा गया। और ऊपर वाला एरिया सीतादल, राइट, याद रखना, सीतादल, वो सीतादल बोलते हैं उसको, CIT है। तो क्या बोलोगे उसको, टैटल, सटल, सीतादल। हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना एवं जल निकासी प्रणाली थी, क्योंकि पानी के लिए भी ये लोग जाने जाते थे, ड्रेनेज सिस्टम के लिए अपने। हाँ, अप डाउन रख देना चाहिए था, क्या ये सीतादल। अब नगर दो भागों में विभक्त था। पहला दुर्ग यानी कि फोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, किले वहां पर हुआ करते थे, या पश्चिमी भाग या ऊंचा क्षेत्र। पश्चिमी मतलब वेस्टर्न, पश्चिमी घाट बोलते हैं ना वेस्टर्न घाट को, वैसे याद रखो अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो। पश्चिमी भाग मतलब वेस्टर्न एरिया। तो अब आप ये चीज ध्यान में रखना, वेस्टर्न एरिया अक्सर देखा गया कि ये ऊंचा था, जो था सीतादल, और दूसरा जो था वो आवासीय क्षेत्र पूर्वी भाग यानी कि ईस्ट वाला पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, या निचला लोअर एरिया है। अब ध्यान सुनो, नगरों के दुर्ग या पश्चिमी भाग में शासक वर्ग अपने परिवार के साथ निवास करते थे, ये कहा जाता था, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि रूलिंग क्लास वहां पर हुआ करती थी। और नगर के निचले क्षेत्र में सामान्य लोग रहते थे। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी थी, असमानता हम लोग को देखने को मिलती थी सोसाइटी में। अब देखो, लोथल और सुरकोटडा में दुर्ग एवं नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे मिले। इसका मतलब क्या हुआ, सर वो जो बाउंड्रीज, फोर्टिफिकेशन है ना। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के पूर्वी टिले पर नगर एवं पश्चिमी टिले पर दुर्ग हम लोग को देखने को मिलता है। हड़प्पा के पश्चिमी टिले पर स्थित दुर्ग को हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया। अब याद रखना, मोहनजोदाड़ो के अंदर जो फोर्ट्स जो थे उसको ये हीलर नाम के व्यक्ति ने माउंट एबी का नाम दिया था। याद रखना, ये वाली चीज स्टेट PSC से पूछती है, यूपीएससी पूछेगी नहीं, बट फिर भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। और काफी सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इनके भवनों के बारे में बात करें, बिल्डिंग्स। हड़प्पा संस्कृति के नगर में भवन सड़कों के किनारे बनाए गए थे। जितने भी हाउसेस थे वो सड़क के किनारे थे, और उनके बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। ये वाली चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बर्न ब्रिक्स। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एवं अन्य कई नगर पक्की ईंटों से बने हैं। इस तरह हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात है। लेकिन अब ये चीज आपके नोट्स में नहीं थी, कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों से निर्माण कार्य हुए। तो ये दो प्लेसेस हैं। अगर एक स्टेटमेंट यूपीएससी डाल देती है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उसने अगर डाल दिया कि हर जगह पर पक्की ईंटों के एविडेंसेस मिले, तो हर जगह पर नहीं मिले हैं। कालीबंगा और रंगपुर पर कच्ची ईंटों के भवन जो है बने हुए नजर आए हैं। ईंटों के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को अनुपात यानी कि उसका मेजरमेंट हम लोग को देखने को मिलता था 4:2:1 में। तो ये चीज आपके उसमें भी है, इंग्लिश वाले। घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर जो है वो खुलते थे, राइट। बैक साइड एंट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिलती थी। मकान चौकोर बनाए जाते थे, बीच में एक आंगन होता था, उसके चारों ओर छोटे बड़े कमरे होते थे, और प्रत्येक मकान में स्नानागार यानी कि नहाने का एक रूम, फिर शौच गृह यानी कि टॉयलेट वॉशरूम के लिए, और कुआं हर घर में बताया जा रहा है, क्लियरली मेंशन है कि हर घर के अंदर जो है वो ये फैसिलिटी थी। मतलब कि वो लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से टॉयलेट्स का इस्तेमाल जो है वो करते थे। अब इनके नालियों के बारे में बात करें, यहाँ की जल निकासी प्रणाली, और उसमें भी हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की जल निकासी प्रणाली विलक्षण थी। घरों का पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकलकर सड़कों के किनारे बनी
बड़ी नालियों के द्वारा बाहर निकलता था। नालियां ऊपर से ढकी होती थी। कालीबंगा से स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकासी प्रणाली नहीं मिलती। तो कालीबंगा में ये सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नहीं था। आगे की बात करें, मतलब पिछड़ा था कालीबंगा। सड़कों के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता में सड़क एवं गलियों का जल नगर को सिंधु सभ्यता में सड़कों एवं गलियों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता है। अच्छा, ओके, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको जाल जो है वो कहा गया। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि राइट एंगल पर जो है वो काटती है। राइट एंगल की इनकी सड़क होती है। ये स्टेटमेंट पहले यूपीएससी पूछ चुकी है और काफी सारी स्टेट पीएससी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नगरों की सड़कों पर रात को रोशनी की व्यवस्था थी। हाँ, बताओ कैसे? गोबर गैस। गोबर गैस, कुछ बताओ। तो क्या बोलते हो? अरे जुगनू का यार, जुगनू बात के उड़ा दिया। मशाल यार, भाई आग जलाना जानते थे, अर्ली मैच थोड़ी ना थे ये लोग। गोबर गैस से क्या, अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा आ जाएंगे एकदम से। तो फिर भी है तो एकदम से कैसे बनाना जो है वो शुरू कर देंगे भाई। इतना भी उनको इतने एडवांस नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। ठीक है, इनको सड़क वड़क बनाना आ गई है, बट ठीक है, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ी और तरक्की कर रहे हैं तो फिर मिलेगी गोबर गैस। संभवतः मशाल जलाई जाती होगी, संभवतः, वो भी वी डोंट नो, बट मशाल हो सकता है। अब एक और बहुत बेहतरीन चीज बताऊं, सड़कों का विन्यास इस प्रकार था कि हवा स्वयं ही सड़क को साफ करती थी। मतलब वेंटिलेशन इतना तगड़ा बना दिया था उनने कि हवा ही सड़क साफ। गजब। सड़कें प्रायः मिट्टी से बने थे। अब देखिए आप, अब इनकी सफाई व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया। जगह जगह पर बने कूड़ेदानों से यह पता चलता है कि नगरों में सफाई की उत्तम व्यवस्था थी। नालियों की व्यवस्था से भी इस बात का पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति में स्वच्छता को कितना महत्व दिया जाता था। आप जानते हो कि साफ सफाई जो है वो कितनी हम लोग को जो है यहाँ पर देखने को मिलती थी। गोवा 5 नंबर का है। गोवा भोपाल 5 साफ सफाई के मामले में। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर होगा ना पहले पे, भोपाल दूसरे या तीसरे पे था, पांचवा हो गया। अच्छा, अब देखो सफाई व्यवस्था हमने देखी कि इनके यहाँ की सफाई व्यवस्था और कहीं हम लोग को जो है वो देखने को नहीं, इवन इन टुडे ऑल्सो, कि जितना वो ध्यान साफ सफाई पे रखते थे उतना हम लोग आज भी नहीं रखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात करें तो सैंधव सभ्यता कौन सी है? ये तो नया नाम सुनने को आ गया, सैंधव सिविलाइजेशन। थोड़ा दिमाग चलाओ। थोड़ा दिमाग चलाओ यार। सैंध से क्या बन रहा है? हाँ, सिंध के हैं तो वही तो है सिंध, वही का इजिप्ट वाले थोड़ा ना सिंध वाले। सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था, अब देखो कृषि प्रधान थी, एग्रीकल्चर करते थे ये लोग, किंतु इसमें पशुपालन, शिल्प उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य का भी विशेष योगदान था। अब कृषि के बारे में बात करें, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? एलुवियल से यहाँ की कृषि उन्नत अवस्था में थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां से जितनी भी अच्छी फर्टाइल मिट्टी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती थी वो आती थी, तो उसके कारण ये एग्रीकल्चर करते थे। अब देखो नवंबर महीने में बीज बो देते थे ये लोग और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल जो है वो काट ली जाती थी। मुख्य फसलें जो थी वो गेहूं और जौ थी। इसके अलावा मटर, सरसों, खजूर, तरबूज, तिल, कपास की भी खेती होती थी। कपास यानी कि कॉटन। गन्ने का उत्पादन संभवतः नहीं होता था, मतलब गन्ना यहाँ पर नहीं था। अगर शुगर केन की बात करोगे तो उसको कैंसिल कर देना, प्रीलिम्स में आ सकता है कि भाई किस किस क्रॉप्स की जो है वो खेती होती थी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो हाँ, कि कौन सी नहीं है, तो पढ़ी तो होगी, जरूरी थोड़ा ना है। अब आप आईफिल टावर पे गए हो? नहीं, बट है ना। लोथल से प्राप्त अवशेष से पता चलता है कि यहाँ के लोग चावल का उत्पादन भी करते थे। रंगपुर, देखो चावल था यहाँ पर।
रंगपुर में भी चावल उगाए जाते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ किया था, यानी कि ये चीज हमने पहले भी बात करी थी। कॉटन का सबसे पहले कल्टीवेशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, इसलिए यूनानी लोग, यूनानी मतलब ग्रीक 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 लोग, ये सब थोड़ा हिंदी में भी ध्यान में रखा करो भाई, मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं करना है आपको। आगे चल के अगर पता लगे पैनल ने पूछ लिया और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपको भी इंग्लिश में ध्यान में रखना है, इसलिए मिक्सचर करके पढ़ाते हैं। क्या धीरे धीरे बात हो रही है? बाहर सीट रखी हुई है, बाहर सीट है 2। अब देखो, यूनानी लोगों ने इस क्षेत्र को सिंडोन कहा, कॉटन सिंडोन, तो ऐसा कुछ उन्होंने नाम जो है वो रख दिया। अरे जिस क्षेत्र पे जो है वो कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है, राइट, कपास का जहां पर कल्टीवेशन हुआ। फिर बनवाली से, बनवाली कौन सा एरिया, कहां पर है बनवाली? अरे याद ही नहीं किया अभी तक, देखो इतना। हरियाणा, हरियाणा। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना मिला है, जबकि कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल के मिले हल रेखा से पता चलता है कि इस समय राजस्थान क्षेत्र में खेतों को हल से जोते जाते थे। संभवतः इस समय लकड़ी के हल का प्रयोग होता रहा होगा। तो हल क्या बोलते हैं हल को इंग्लिश में? अरे हल को इंग्लिश में हल बोलते हैं, प्लॉ नहीं बोलते, PLOUGH। हाँ, हावड़े को बोलते हैं ना यार, नहीं हल को बोलते हैं, हावड़े को बोलते हैं। तो हावड़ा को बोलते हैं। मैं तो वो जो जमीन में जाती तो उसको प्लॉ सुना है। हाँ, तो वही तो प्लॉइंग किया जा रहा है, हावड़ा को बोलते हैं। तो लिखो जरा हल इन इंग्लिश क्या होगा भैया, हल इन इंग्लिश, हल इन इंग्लिश। हाँ, क्या लिखा? फिश, HCL, हल इन इंग्लिश लिखो जरा, हल इन इंग्लिश लिखो जरा। अरे यार कहाँ फिश, पता नहीं क्या लिख रहे हो। गूगल सर्च कर रहे हैं, कौन सा चाइना का गूगल तो नहीं है सर? एमएस में एक ही वर्ड होता है, तो क्या देखते हैं। देखो हल को प्लॉ बोलते हैं, PLOUGH। सर हावड़ा को प्लॉ बोलते हैं। फावड़ा अब बोलते होंगे यार, अब चलो ठीक है आगे। फावड़ा सर कोई भी बोलने वाली चीज को शायद प्लॉ बोलते हो। हां, कूदने वाली चीज को। अब देखो, अब हमने क्या चीज देखी, बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना। इधर ध्यान दो, बनवाली से हल्का खिलौना मिला, तो उससे हमें पता लग रहा है कि खेती किसानी कर रहे हैं हल की मदद से। दूसरा, कालीबंगा से हम लोग को जो है वो काफी सारी मतलब ऐसी चीजें रेखा, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान, वहां पे जमीन पर जो है वो ऐसा स्थिति हम लोग को देखने को मिली कि समझ में आ गया कि यार यहाँ पर हल चलाया जाता होगा, राइट। और राजस्थान यानी कि रेगिस्तान में उस समय फर्टाइल वो हुआ करती थी। इवन आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आप, हमने एक और चीज जो है डिस्कस करी थी कि राजस्थान में कुछ हड्डियां भी जो है मिली है मछलियों की, है ना। आगे की चर्चा करें, हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था, शायद ज्योग्राफी पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था। अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। लोथल से गेहूं पीसने वाले पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। अब पशुपालन के बारे में बात करें, सिंधु सभ्यता, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ ही पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग था। इकोनॉमी जो है वो चलती थी एग्रीकल्चर और पशुपालन क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पालते थे। कुत्ते को भी पाला जाता था। गधे और ऊंट भी रखते थे, यानी कि डोंकी और ऊंट, कैमल्स की भी इनको जानकारी थी, और इनसे बोझ ढोने का काम करवाते थे। सैंधव निवासी संभवतः गुजरात के क्षेत्र में हाथी से भी परिचित थे। हाथी का अवशेष रोजदी से मिला, रोजदी, अच्छा। सुरकोटड़ा से प्राप्त अश्व अस्थि, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व अस्थि, अस्थि मतलब बोन्स के आधार पर अनुमान लगाया गया कि
सैंधव निवासी घोड़े से भी परिचित थे और घोड़ों की कलाकृतियों के अवशेष धौलावीरा से मिले हैं। हालांकि अतिरिक्त घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदारो एवं लोथल से प्राप्त टेराकोटा से मिला है, यानी कि खिलौनों से जो है वो मिला है। कुबड़ वाले बैल यानी कि हम्प्ड बुल, एक नॉर्मल बुल होता है और एक हम्प वाला हम लोग को बुल देखने को मिलता है। इसको पवित्र पशु, हाँ हम्प्ड वाला, हम्प प्रॉपर ऑक्स, पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। नंदी भी। शिल्प और उद्योग, तो हड़प्पा संस्कृति का शिल्प एवं उद्योग विकसित, अब इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। विकसित अवस्था में इनकी इंडस्ट्री जो है वो काफी फ्लरिश जो है वो थी। धातु उद्योग यानी कि मेटल, मनका उद्योग, मनका किसको बोलते हैं, जैसे बैंगल्स हो गए, मनका होता है ना। फिर मृदभांड उद्योग, मृदभांड मतलब पिछली बार ही बताया था, मर गया, अरे मर गया नहीं, मिट्टी के घड़े वगैरह, चूड़ी, राइट। तो ये सब उद्योग हम लोग को, हाथी के दांत क्या बोलते हैं उसको, आइवरी, राइट। मूर्ति बनाने का इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, तो इस प्रकार की जो है उनकी इंडस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिलती थी। अब धातु उद्योग यानी कि मेटल के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, लेड, एंटीमनी और आर्सेनिक की जानकारी तो थी, किंतु लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोहा कब आता है, 1000 क्या बीसी, राइट। और तांबे का प्रयोग ज्यादा होता था और सोना एवं चांदी में ज्यादा प्रयोग चांदी का होता था। अब टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, यानी कि ब्रॉन्ज लोग बनाते थे, लेकिन कांसे के औजार ज्यादा नहीं मिले। धातु उद्योग के 3 महत्वपूर्ण केंद्र, अब देखो 3 जगह पर इंडस्ट्री, कौन सी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। और तांबा गलाने की भट्टी का भी प्रमाण हड़प्पा और लोथल से मिला है, राइट। जो भट्टियां होती है ना जहां पर मेटल्स को पिघलाया जाता है। अब मन का निर्माण में प्रस्तर धातु तथा काचली मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनकों का निर्माण गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार आकृति में होता था। मनके मुख्यतः सेल खड़ी मतलब स्टीलेटाइट, जो स्टोन हम लोग को देखने को मिलता है, पत्थर का जो स्टोन होता है, सॉरी साबुन वाला स्टोन के बने होते थे। लोथल एवं चान्हूदड़ो से मनका निर्माण का साक्ष्य मिले हैं। चान्हूदड़ो का मनका कार्नेलियन पत्थर का था जिसका निर्यात किया जाता था। अब पॉट्स बनाने, पॉटरी के बारे में बात करें, मृदभांड उद्योग, हड़प्पाई लोग चाक मतलब पहले ही पूछा मैंने क्वेश्चन, चाक क्या होता है, चाक निर्मित पहिया, यस, चक्का, चाक निर्मित और हस्त निर्मित मृदभांड का प्रयोग करते, यानी कि जो उनकी पॉटरी होती थी वो पहिए से भी बनाकर और हाथों से बनाकर भी जो है वो बनाते हैं, हाँ अभी बनाते हैं, बिल्कुल। रंगों में लाल, हल्का गुलाबी और काला रंग मुख्य था। लाल रंग के मृदभांड पर काले रंग की धारी वाले मृदभांड निर्यात किए जाते थे और रंगाई के लिए गेरुए रंग का पारस की खाड़ी स्थित हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, ईरान के पास नीचे देखोगे आप एक एरिया, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, तो इसमें आयात होता था। यानी कि हमारे यहाँ की पॉटरी अलग अलग ईरान के पास जा रही है, अलग अलग जगह पर जा रही है। कुछ मृदभांड पर पेड़ की आकृतियां तथा कुछ पर मनुष्य की आकृतियां भी मिलती थी, कुछ पर लिपि भी उत्कीर्ण थी, यानी कुछ लिखा रहता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो मृदभांडों के 2 मुख्य निर्माण केंद्र थे, जिनमें हड़प्पा से लेख युक्त तथा मानव आकृति युक्त मृदभांड एवं लोथल से पंचतंत्र की कथा पर आधारित लोमड़ी और कौवे की आकृति वाले मृदभांड मिले, यानी कुछ ऐसे पॉट्स मिले जिसमें आकृति थी कौवे और लोमड़ी की। स्टोरी पता है कुछ कौवे और लोमड़ी की? अरे वही लोमड़ी, चलाक बोलते हैं, कौवा पानी वाली, कि प्यास लगी रहती है लोमड़ी को, बट वो इतनी चलाक नहीं होती कौवे से कि वो जो है वो करवा ले, पानी पी ले, तो वो कौवा जो है वो नहीं डालता। ये तो कौवे की वो नहीं है सर, कौवा लोमड़ी की वाली है। कौन सी वाली है? दो मिक्स कर दिया है, कौवा लोमड़ी की और रोटी वाली है। अच्छा रोटी वाली है क्या? क्या होता है रोटी वाली में? कौवा पेड़ बैठ रहता है, रोटी पकड़े हुए, नीचे लोमड़ी रहती है, लोमड़ी क्या रहती है, तो बोलती है ऐसे करो बाहर मुंह खोलो अपना, मैं खोल देती हूं। अच्छा मुंह खोल देता है, रोटी गिर जाती है, वो खा लेती है। अच्छा वो कौवा प्यासा वाली काम ना आएगा। अच्छा मैं कौवा, अच्छा पानी कम, अरे हाँ अरे क्या करें यार,
ठीक है, हाँ यार ऐसे। अब वो बहुत समय हो गया ना इन सब चीजों का, और उम्र ऐसी हो गई कि अभी तक जो है वो फिर से किंडरगार्टन वाली उम्र हो गई है। अब आगे की बात करें, आगे की बात करें, ठीक है। यहां तक समझ में, मोहनजोदाड़ो से मानवीय आकृति या लेख युक्त मृद भांड नहीं मिले हैं। याद रखना, मोहनजोदाड़ो से इस प्रकार के कोई ह्यूमन फिगर्स वगैरह हम लोग को नहीं देखने को मिले हैं, या कोई लिखा नहीं हुआ पॉट के ऊपर। अब चूड़ी निर्माण, चूड़ियों का निर्माण काचली मिट्टी यानी कि हल्की मिट्टी, पक्की मिट्टी, धातु, प्रस्तर, धातु में तांबा एवं कांसा, कांसा मतलब तो ये एलिमेंट होता है तो अरे ब्रॉन्ज, समुद्री शंख आदि से किया जाता था। इनका निर्यात नहीं होता था। चूड़ियों के निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा और लोथल नहीं, चान्हूदड़ो थे। अब देखो, हाथी का दांत उद्योग कहाँ का था? लोथल का। ये क्या है? बाट बटखरा उद्योग। पार्ट पार्ट तो मतलब वो एनिमल क्या है? एनिमल जाते हैं पार्ट। एनिमल को बाट खिलाते हैं। और कुछ बताओ सर वजन भजन, कभी बोले सुना है तराजू में बाट रखना? हाँ। तो बाट बटखरा उद्योग लोथल में। मूर्ति कहां पर बनाई जाती थी? मूर्ति निर्माण में पत्थर, धातु तथा मिट्टी का प्रयोग जो है वो किया जाता था। इसके 3 मुख्य केंद्र थे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। मोहनजोदाड़ो से प्रसिद्ध कांसे की मृतक की मूर्ति नटराज, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियां कालीबंगा एवं बनावली से भी बनाई जाती थी, में भी बनाई जाती थी। अब वस्त्र कपड़ों की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमाण मोहनजोदाड़ो, आलमगीरपुर, लोथल और हड़प्पा से मिले। मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा तथा लोथल से कपड़ा बुनने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से मछली पकड़ने का कांटा, इसके बारे में हमने मेंशन भी किया था, जिसमें धागा लगा हुआ था। अब व्यापार के बारे में बात करें, इनके ट्रेड के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार एवं वाणिज्य का विशेष महत्व था। ट्रेडिंग करते थे ये लोग। बैलगाड़ी व नाव के खिलौनों के रूप में मिले साक्ष्य यह बतलाते हैं कि इस सभ्यता के लोग आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड भी होता था और इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है ये करते थे। बाहरी व्यापार यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे और ट्रेड भी करते थे, ये बोल सकते हो आप। बाहरी व्यापार की जानकारी का स्रोत, अब कीलाक्षर लिपि में लिखे गए मेसोपोटामिया के लेख विवरण प्रस्तुत करते हैं कि दिलमुन, मागन और मेलुहा के व्यापारिक जहाज वहां आते जाते थे। मेलुहा जो है उसकी पहचान, हड़प्पा मेलुहा, तो उसकी पहचान सिंधु से करी इन लोगों ने, तो उससे हम लोग को पता लग गया। देखो आपको, अब देखो मेसोपोटामिया, उर मतलब मेसोपोटामिया नाम दिया गया। इसके व्यापारी मेलुहा से तांबा, हाथीदांत, सीप, लेपिस लेजुली पत्थर, मोती इत्यादि का आयात करते थे। मेसोपोटामिया में प्रचलित गिल गणेश की कहानी का अंकन सिंधु सभ्यता की मुहरों पर मिलता है, यानी कुछ ऐसी चीजें वहां पर पाई गई, ट्रेसेस, जो हमने डिस्कस ही किया ना भाई, कुछ सील जो है वो वहां की यहां मिली, यहाँ की वहां मिली, तो उससे पता लग गया कि भाई ट्रेड जो है वो हुआ करता होगा। मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा से मेसोपोटामिया मूल की बेलनाकार मुहर का मिलना एवं फारस की खाड़ी में लोथल की मुहर का मिलना भी बाहरी व्यापार को बताता है। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि अलग अलग जगह पर जो ट्रेसेस मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे, तो उससे ये चीज सामने आ गई है। अब देखो, रेगुलेट जो है वो किया जाता था व्यापार को सील्स के थ्रू, जिसके बारे में पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है। सुत्का गैंडोर और सुरकोटड़ा नामक बंदरगाह मकरान तट पर, जबकि डाबरकोट एवं बालाकोट सिंधु तट पर स्थित थे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पोर्ट्स के नाम थोड़े से ध्यान में रखेंगे, ये पोर्ट जो है कौन से कहां पर है। प्रभास पाटन काठियावाड़ तट पर एवं लोथल खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात वाला एरिया, तट पर स्थित बंदरगाह था। सोना, चांदी, तांबा, टिन, लाजवज्र, मणि, गोमेद आदि ये सब पत्थर वगैरह हम लोग को चमकीले पत्थर देखते, आप उस चीज के लिए फेमस है। नागमणि भी होती थी नाग, हालांकि नाग की पूजा के बारे में मेंशन्ड है,
अब आयात के वस्तु थे, इंपोर्ट कराते थे, जबकि गेहूं, जौ, मटर, अब देखो कौन सी चीज इंपोर्ट हो रही है, कौन सी चीज एक्सपोर्ट हो रही है। देखो गेहूं, जौ, मटर, लकड़ियां, कपास की बनी वस्तुएं, मृत भांड, सीप, मोती, कोटा की बनी वस्तुएं, मनके, हाथी के दांत से बनी वस्तुएं, मयूर, मोहरे मोहरे आदि का निर्यात जो है वो होता था, एक्सपोर्ट करते थे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इंपोर्ट कौन सी चीज हो रही है, एक्सपोर्ट कौन सी चीज हो रही है। तांबा राजस्थान की खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से, टिन, अच्छा ये देखो तांबा जो है वो राजस्थान की खेतरी माइंस, वहां से कॉपर आ रहा है, और बलूचिस्तान से तांबा आ रहा है। टिन जो आ रहा है वो ईरान और अफगानिस्तान से। सोना कहां से आ रहा है, सोना और चांदी बताया जा रहा है अफगानिस्तान से। और रत्न जो है वो साउथ इंडिया से हम लोग को, और भी दूसरे ये स्टोन, स्पीशियस स्टोन जो है वो देखने को मिल रहे, जो मंगवाए जाते थे। अब अफगानिस्तान में हम लोग को लाजवद्र बदख्शा, तो बदख्शा अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है, एवं मेसोपोटामिया इराक वाला। तो अफगानिस्तान और इराक से फिरोजा, फिरोजा पता है, ये भी एक पत्थर हम लोग की वैरायटी जो है वो देखने को मिलती है। सीसा ईरान से, सीसा लेड, सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान और दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। नील रत्न अफगानिस्तान से, शंख और कौड़ियां सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत से, हरित मणि दक्षिण भारत से, और सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगवाए जाते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन और चूज द करेक्ट पेयर में ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जा सकते हैं। अब आपको पता है माप तोल, मेजरमेंट, तो सिंधु क्षेत्र के नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदान में माप तोल की आवश्यकता हुई और उन्हें इसका प्रयोग भी किया। अब तौल में 16, मैंने आपको बताया 16 या उसका मल्टीपल, राइट, का व्यवहार होता था। 16, 64, 160, 320, 640, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता था। ये डेसिमल, दशमलव का इस्तेमाल करते थे, और ज्यादा वजन है तो डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे, और कम वजन है तो बाइनरी सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सिंधु क्षेत्र से नापने के कुछ स्केल भी प्राप्त हुए, राइट, मोहनजोदाड़ो से सीप मिली नापने के लिए। हाँ हाँ, ये भी बता रहा हूं ना मैं, मोहनजोदाड़ो से सीप मिली, छोटी वस्तुओं को नापने के लिए सीप। हड़प्पा से कांस्य, तांबा मिल गया, वो मिल गया, ब्रॉन्ज मिला। लोथल से हाथी के दांत से बना हुआ स्केल जो है वो प्राप्त हुआ। अब हड़प्पा की लिपि के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। लिपि मतलब स्क्रिप्ट। हड़प्पा लोग ने लेखन कला का आविष्कार कर लिया था। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वा में मिला था, और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सबसे बड़े जो लेटर थे वो कितने वर्ड्स का था? 10। और वो किस जगह पे देखा गया? बोर्ड पे था ना मेरे ख्याल से, लोथल पे ही था शायद, है ना, शायद ही कंफर्म लोथल पे ही था। वो बोर्ड था, उसमें 10 सिंबल्स है वो बने हुए थे, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, बट आज तक हम लोग को ये पता नहीं लगा कि ये साइन, मतलब साइंस है क्या, सिंबल्स क्या है, क्योंकि पिक्टोग्राफिक ये हम लोग को देखने को मिलते थे। हालांकि आई महादेवन ने इसे कंप्यूटर की सहायता से पढ़ने का प्रयास किया और वो फेल हो गए। ये लिपि मुहर एवं मृत भांड पर पाए गए हैं। अधिकतम लेख मुहर पर लिखे हैं, सील्स पर लिखे हैं, मतलब धोलावीरा, अच्छा 10 लेटर्स का वर्ड धोलावीरा मिला, ठीक है। लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ प्रकार के हैं। इनमें करीब 400 चिन्ह मिले हैं। 64 चिन्हों को बार बार दोहराया गया है। लिपि दाएं से बाएं, ये फैक्ट ध्यान रखना, दाएं मतलब और बाएं पक्का, उल्टा बोल रहे हो, दाएं मतलब राइट होता है, बाएं मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। तो दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फिर लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, हाँ राइट टू लेफ्ट गए, फिर उन्होंने चेंज करके लेफ्ट टू राइट कर दिया, राइट, कैसे, राइट टू लेफ्ट, हाँ एस, जैसे एस टाइप का बनाते हैं, तो वैसा उन्होंने जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे लेकर के, ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और इस लिपि को जो है वो बुस्त्रेफेदन लिपि नाम दिया गया, बुस्त्रेफेदन स्क्रिप्ट, ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इनकी राजनीतिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की थी, तो ये विषय अभी भी कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद हम लोग को देखने को मिलता है। फिर भी चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य और उद्योग की ओर अधिक आकर्षित थे, तो आपको पता है कि ट्रेड करते थे, कॉमर्स में इन्वॉल्व थे, बिजनेस करते थे,
इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारियों अथवा वणिक वर्ग के हाथ में ही था, यानी कि जो कॉमर्स इंडस्ट्रीज वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े उद्योगपति, तो वो बोलते थे कि वो हो सकते हैं कि वहां के रूलर्स होंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें जो है इसके बारे में जो है वो कही है। अब जैसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं हीलर की, तो सिंधु प्रदेश के लोग शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेसी थी, मध्यम वर्गीय की, यानी कि मतलब उतनी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं थी, पर ठीक ठाक एक डेमोक्रेटिक वो था। स्टुअर्ट पिगट जो है वो कहते हैं कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स का जो प्रभाव था, और वो फिलोसोफर्स वगैरह जो लोग नहीं हमें देखने को मिलते हैं। फिर हंटर जो है वो कहते हैं कि राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक, यानी कि डेमोक्रेसी यहां पर हमें देखने को मिलती है। और मैके जो है वो कहते हैं प्रतिनिधि शासक, मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि एक लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। अब इनके सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था ने एक विकसित समाज को जन्म दिया, क्योंकि डेवलप्ड सोसाइटी इनकी थी। यहां से प्राप्त मातृ देवी की पूजा एवं सील पर अंकित चित्र के प्रमाण मातृ प्रधान समाज की ओर संकेत देते हैं, यानी कि फीमेल फिगर इन, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि पैट्रियार्कियल सोसाइटी यहां पर हमें को देखने को मिल रही है, पैट्रियार्कियल, क्योंकि और कंफर्म भी नहीं है राइट कि पैट्रियार्कल नहीं है, मतलब माताओं को ज्यादा वो दिया जा रहा है, क्योंकि मूर्तियां वगैरह भी जो है लेडीज की हम लोग को देखने को बोल ही रहते हैं आप लोग कि लेडी की मूर्ति अच्छी बनी है, जेंट्स की क्यों आप वो कर दी। मैंने कहा बोला मैं तो मोदी जी को बोल रहा था। नहीं, मोदी एक बोला था कि ये मूर्ति क्यों टूटी हुई है, टूटे हुए हैं आदमी के, याद आया। अब देखो यहां से प्राप्त देवी मतलब ये बता रही है कि हाँ यार यहाँ के लोग जो है माताओं को ज्यादा पूछते थे, बहुत अच्छी बात है ये। और ये आपको पता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में भी ऋग वैदिक तक सब कुछ ठीक था, बाद में लेटर वैदिक पीरियड में गड़बड़ होना शुरू हो गई। सैंधव सभ्यता में संयुक्त परिवार के विपरीत पृथक परिवार की व्यवस्था हम लोग को देखने को मिली। अब आ गया वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थोड़ी बहुत, अब वो कंफर्म नहीं है सब चीजें भी, ठीक है। सोसाइटी के अंदर सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक विषमतामूलक समाज प्रतीत होता है। हड़प्पा नगर के फोर्ट्स यानी कि दुर्ग के उत्तर में 6 मीटर ऊंचे टीले माउंड एक की खुदाई से 2 पंक्तियों में छोटे छोटे घर मिले हैं। अच्छा, मतलब कि ये लोग जो हुआ करते थे सेपरेट रहते थे, आइसोलेटेड रहते थे, यानी कि परिवार में एक साथ नहीं रहते थे, कि छोटे छोटे अलग अलग जगह पर जो है वो सेटल्ड रहते थे लोग। इवन हम लोग को जैसे देखने को मिलता था कि राजा है, अब राजा अपने नौकरों को अपने पास जो है वो नहीं रखेगा अपने महल के अंदर, उनके लिए छोटा सा महल बनवाएगा, ये डिवीजन दिखाने के लिए। वही चीजें बता रहे हैं जैसे कि श्रमिक जो है यानी कि लेबर जो है उनका आवाज जो है बताएगा कि वहीं पर अपर टाउन में या फिर सीटाडेल में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि महल है, महल के बगल में एक छोटा सा घर जो है वो दे दिया गया कि वहां पर एक सर्वेंट रहेगा, जैसे सर्वेंट हाउस टाइप। सैंधव सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे सौंदर्य प्रेमी थे, कला प्रेमी थे, आभूषण प्रेमी थे तथा शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। अलग अलग प्रकार के प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज में 4 वर्ग थे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के अंदर कौन सी सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ है। एक विद्वान लोग थे, नॉलेजेबल पर्सन, राइट, पुरोहित, दूसरे योद्धा वॉरियर्स, तीसरे व्यापारी ट्रेडर्स, और चौथे शिल्पकार और श्रमिक लेबर्स, राइट, आर्टिस्ट लेबर्स। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रजातियों के लोग निवास करते थे, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां निम्नलिखित हैं। अब देखो काकेशियन यानी कि प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, मंगोल से आने वाले, ऑस्ट्रेलाइट मतलब ये वाला क्षेत्र ऑस्ट्रिया वाला सेंट्रल एशिया का, और भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन वाला क्षेत्र, और अल्पाइन ऊपर वाला ठंडा वाला इलाका। तो ये बोल रहे हैं हो सकता है कि ये 4 अलग अलग टाइप से जगहों से जो है वो लोग आए, बट हम लोग को कंफर्म एक टेक्स्ट बुक में जो है मिल चुका है अपनी कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और उसके हम लोग को एविडेंसेस भी जो है वो मिल चुके हैं, ठीक है। अब लिखा भी हुआ है कि अधिकतर जो है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, मतलब मेडिटेरेनियन एरिया के थे, मतलब सेंट्रल एशिया से ये एंटर हुए थे। अब वस्त्र के बारे में बात करें तो पुरुष और स्त्री दोनों पगड़ी एवं टोपी पहनते थे। अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग कपड़े हुआ करते थे। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में सिंदूर, काजल, पाउडर, लिपस्टिक मिले हैं।
आभूषण में सोने चांदी हाथी के दांत तांबे और शंख के बने आभूषण मिलते हैं। मतलब पहले से ही मतलब लोगों को लगता था पाउडर वाउडर लगा के एकदम निकलो है घर से बाहर। क्या खुल जाते? पार्लर, हाँ नहीं होंगे होंगे होंगे, हमें थोड़ा पता, हो भी सकता है कि कोई पार्लर का काम करता हो तुम्हें लिपस्टिक लगा दे। मतलब सोचो पहले अट्रैक्शन सही भी है यार। खेल कूद मनोरंजन, अब सार्वजनिक खेलों या उत्सव का प्रमाण नहीं मिलता। शतरंज का खेल, पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, दो मुर्गे को रख दिया लड़ो, मुर्गे थे उस समय? वी डोंट नो। पशुओं की लड़ाई, अब उस समय पशुओं की किसकी लड़ाई करवाते थे? सांड की लड़ाई है ना, हाथियों की, घोड़ों की, किसी की भी लड़वा देते हैं। मछली का शिकार आदि लोकप्रिय खेल थे। गजब, मछली पकड़ रहे बैठे, मछली पकड़ना इतना बोरिंग लगता है ना, और बड़ा पेशेंस का काम है। वो एक घर बैठे हो, धीरे से सो जाओ, फिर वो धीरे से आएगी, फिर उसको पकड़ो, बड़ा खतरनाक काम है मछली पकड़ने का, पेशेंस वाला। मैंने देखा जब मैं वहां पे था नागपुर में, तो वहां पर एक लेक है, वहां पर एक बंदा बैठा हुआ लगा, बस सिगरेट उसकी बुझ नहीं रही और लगा हुआ बैठा हुआ। मैंने कहा लो भाई, धार्मिक स्थिति, और नहीं अच्छा खासा था वो, भले आप ये नहीं बोलोगे कि मछुआरा था वो, मछुआरा तो क्या करते हैं, वो जाला फेंका निकाल लिया। जो एक्चुअल में जो मछली वो स्टिक से पकड़ता है, वो कोई शौकीन व्यक्ति होता है कि जो बस बैठा हुआ नशे में गांजा वांजा पी रहा है और बस मछली जो है पकड़ रहा है। अब धार्मिक स्थिति, सिंधु लिपि को अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। हाँ? कोई बोला नहीं, व्हाट्सएप का मैसेज था। और इस कारण सैंधव लोगों की धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी नहीं मिली है, बट कुछ अवशेष में हमें देखने को मिल रहा है। मृण मूर्तियों, मृत भांडों आदि से अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग बहुदेववादी, मतलब बहुत सारे देवताओं पर की पूजा करने वाले, यानी कि मल्टीपल गॉड्स की पूजा करने वाले, और प्रकृति पूजा, यानी कि पेड़ की सबकी पूजा जो है ये करते थे। इस सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले। पॉइंट नंबर 1, मंदिर नहीं था। केवल मोहनजोदाड़ो से एक स्तूप का अवशेष मिला है जो कुशाण कालीन है, राइट। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने मोहनजोदाड़ो पिक्चर शायद देखी हो, नहीं देखी? तो मोहनजोदाड़ो पिक्चर में था ये कि वो एक पंडित था और ये पूजा पाठ जो है वो करते थे। हाँ वैसे ही कुछ। मातृ देवी की मूर्तियां, अब देखो उनसे हमें पता लगता है कि ये फर्टिलिटी के लिए वो करते थे, कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, तो ये चाहती थी कि भाई इनको क्रॉप्स जो है वो मिले। आज भी जैसे हम लोग को एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा का संकेत मिलता है हड़प्पा के एक मृण मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया, याद रखिएगा, राइट। एक मूर्ति के गर्भ से, पेट से पौधा निकल रहा है, तो उससे हमें ये संकेत मिल रहा है। और ये उर्वरता की देवी, फर्टिलिटी की गॉड हम लोग को देखने को मिलती है। और इस तरह मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही माना जा सकता है। लेकिन मूर्ति पूजा होती थी, अगर क्वेश्चन आ गया तो हाँ होती थी, उसके एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा और लोथल में हवन कुंड प्राप्त हुए हैं जो अग्निपंथ के धार्मिक विश्वास का घोतक है, तो ये चीज आप जानते ही हैं। फिर पुरुष देवता के रूप में पशुपति, जिसके बारे में हमने बात करी है ऑलरेडी, महादेव के साथ, शिव जी के साथ इनको जोड़ा गया है। मोहनजोदाड़ो से एक मुद्रा पर पतासन योगी, यानी कि क्रॉस लेग करके आलती बालती मार के एक योगी बैठे हुए हैं। अब देखिए इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, दाईं ओर चीता या बाघ और हाथी, ये तीन हम लोग को जानवर देखने को मिलते, या तो चीता होगा, शेर होगा या हाथी होगा, और यानी एक हाथी था और एक शेर। बाईं ओर गेंडा और भैंस का चित्र हम लोग को देखने को मिला। योगी के सिर पर त्रिशूल, में त्रिशूल बोला था ना आपको, ट्राइडेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ था। योगी के सिर पर त्रिशूल मुकुट बना हुआ है और इसके 3 मुख है, और जॉन मार्शल ने इनको पशुपति शिव के नाम से संबोधित किया है। फिर लिंग और योनि की पूजा होती थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और 7 देवियों की उपासना करने का प्रमाण भी मिला है। 7 शक्ति पीठ नहीं, हाँ मतलब 7 आप बोल सकते हो गॉडेस, राइट, माता।
वृक्ष पूजा 2 और मेरे ख्याल से मिली नहीं, तो फिर तो माता के 9 रूप जो हम लोग बोलते हैं ना वो हो जाता। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी, पेड़ की पूजा करते थे। कौन सा पेड़? स्पेशली पीपल। पशुओं का भी धार्मिक महत्व था, इसमें सबसे ज्यादा महत्व था वो ऋषभ, बुल, ऑक्स, मतलब वो जो कुबड़ वाला बुल होता है, हम बुल जो हम लोग को देखने को मिलता है, नंदी महाराज, और एक श्रृंगी जानवर है, सींग वाला जानवर, राइट। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। सर्प पूजा का भी प्रणाम जो है वो प्रमाण मिलता है। पक्षी में बतख की पूजा करते थे ये लोग, राइट। मोहनजोदारो से जो है वो हम लोग को स्नानागार से जल के धार्मिक महत्व है, क्योंकि मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो धार्मिक स्थल भी जो है माना जाता है कि शायद कुंड होगा जहां पर लोग नहाकर जो है वो पूजा के लिए निकलते होंगे, ऐसा माना जाता है। मतलब जो भी चीज इसमें आप लिखोगे वो यही लिखोगे, ऐसा माना गया है, राइट। ताबीजों का भी प्रयोग करते थे, जादू टोना और टोटके पर अंधविश्वास इनको था। फूल पार्टी हो सकती है, फूल पार्टी ग्रेट बात में लॉकेट पहनते थे, राइट, भूतों से बचने के लिए। इनका मानना ये था कि भूत हमें पकड़ लेंगे, हमें नष्ट कर देंगे, तुमसे हमें बचना है, और ताबीज हमें बचाएगा। सोचो यार, मतलब उसी समय से मतलब धांधलेबाजी जो प्रॉपर शुरू हो गई थी। धांधलेबाजी बोलेंगे नहीं यार, कई बार कई चीजों में सच भी होता है, वो है भैया। मैं जेन्युइनली मानता हूँ। मानते हो? चलो ले चलेंगे भूतों में मानते हो? आया ना, नहीं मानते। ये ऐसा वाला क्या होता है ये सब? मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते? हाँ, कैसे करना ना? नहीं, हाँ मानते। चलो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। कल तो मेंस वाला है ना? कल मेंस वाला नहीं, बोला था क्या? कल नहीं, कल नहीं मेंस वाला। कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे और परसों भी अपन कंटिन्यू करेंगे। सर आ जाना यार, एक दिन है, 2 दिन क्लास मिस हो गई ना, आ जाना। चलो जय हिंद एवरीवन, अब मिलेंगे।